नमस्कार दोस्तों, आज मैं मनीष कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है साहित्यिक अंश। आज मैं अपने इस चैनल पर आपको एक विषय से अवगत कराने जा रहा हूं, जो विषय है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद से हम सबसे पहले क्या समझते हैं, हमें ये जान लेना परम आवश्यक है। मार्क्सवाद अर्थात एक विचार होता है। मार्क्स अर्थात इस विचार को आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति रहे हैं, जो एक वैचारिक पृष्ठभूमि का एक जो दार्शनिक रहे हैं और जो एक विदेशी और पाश्चात्य एक दृष्टिकोण रहा है, वो है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद असल में कार्ल मार्क्स नामक एक व्यक्ति रहे हैं, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था और जिनका मृत्यु इंग्लैंड में हुआ था। क्या वजह रही उसके पीछे जो उन्होंने जर्मनी में जन्म लेने के बावजूद उनका मृत्यु इंग्लैंड में जाके समाप्त होता है? इंग्लैंड में जाके समाप्त होने का कोई एक वजह रहा होगा, नहीं तो कोई व्यक्ति अपने ही स्थान पर किसी चीज़ से वंचित कैसे रह सकता है। उसका वंचित रहने का कारण उसका राजनीतिक विद्रोह भी हो सकता है, उसका वंचित रहने का कारण उसका एक आर्थिक स्वरूप भी रह सकता है। इसी से हम कार्ल मार्क्स को पहले जानते हैं तथा उसकी राजनीतिक सामाजिक स्थितियों को जानते हैं, उसके व्यक्तित्व को जानते हैं, और उसके बाद हम उसके चिंताधारा को जान सकेंगे, भाई एक चिंतन उनकी जान सकेंगे कि क्या बात है जो उन्होंने मार्क्सवाद नाम का एक दार्शनिक, एक विचारधारा हमारे समाज में सबके बीच ला के खड़ा कर दिया है। इसी से आज मैं शुरुआत करता हूँ मार्क्सवाद। वाद से हमें पहले ही पता चलता है कि जैसे कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को, वाद अर्थात एक विचार होता है। विचार किस चीज का विचार? मार्क्स का विचार। मार्क्स कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये व्यक्ति कौन रहे हैं? केवल कार्ल मार्क्स ने ही ये विचार दिया है? क्या इससे पहले कोई व्यक्ति नहीं हुआ था? क्या इससे पहले समाज इनके वादों को लेकर नहीं चलता था? नहीं। हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि ये विश्व जो है ये गॉड गिफ्ट है, जिसको हम देवी शक्तियाँ कहते हैं। भाई ये गॉड पावर है, जिसको दिव्य शक्तियाँ कहते हैं। सबसे पहले इस जगत में दिव्य शक्तियाँ आई हैं, अर्थात आगे बढ़कर ये क्या हुआ, एक राजा का अस्तित्व के रूप में हो गया। और उसके बाद जब यह आगे बढ़ता है तो ये राजा के अस्तित्व से एक आर्थिक स्वरूप ले लेता है, और आर्थिक स्वरूप से ये समाज को एक विकसित रूप में लेते चलता है, जिसमें दो वर्गों में एक विभाजन पैदा हो जाता है। पहला विभाजन जो होता है वो पूंजीवती वर्ग का हो जाता है, जिसको हम सामंतवाद भी कहते हैं, और वही दूसरा वर्ग गरीबी वर्ग हो जाता है, जिसको हम सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। सर्वहारा वर्ग जिसमें वंचित लोगों की बात करी गई है। मार्क्स ने ऐसे वर्ग का आलोचना किया है जो पूंजीपति वर्गों द्वारा वंचित किया जाता रहा है। ये आज केवल एक समय की बात नहीं है। वाद केवल एक समय को निर्धारित नहीं करता है, ये एक पूरे दशक को निर्धारित करता है। ये कई दशकों के मेल से होता है। ये वाद जो है ये आज की बात नहीं है, ये उसके जन्म की बात है, ये उसके जन्म से पहले की बात है, ये आज की बात है, और ये आने वाली कल की बात रहने वाली है। ये मार्क्सवाद अर्थात मार्क्स जो थे वो आर्थिक विचारधारा को लेके चलने वाले व्यक्ति थे। ये न कि केवल पाश्चात्य रूप में विख्यात रहे हैं, तथा ये भारतीय हमारे पृष्ठभूमि पर भी इनका प्रभाव अधिक से अधिक देखने को मिलता है। ये मार्क्सवाद जो थे, इनका मुख्य कारण क्या था? इनके वाद, इनका एक दर्शन, इनके एक वैचारिक सोच का कोई एक उद्देश्य रहता है। कोई भी हम लोग दर्शन ले लें, चाहे वो स्त्रीवाद का कोई एक दर्शन लें, चाहे ये हम लोहिया दर्शन ले लें, चाहे वो अम्बेडकर दर्शन ले लें, चाहे वो गांधी दर्शन ले लें, हर एक दर्शन का एक मुख्य एक वजह होता है। वो वजह होता है समाज हेतु, बस समाज के हित कार्य को पूरा करने के लिए होता है। क्या मार्क्सवाद केवल समाज के केवल एक तबके की बात करता है? नहीं। मार्क्सवाद जो है वो समाज में हर वर्ग को समान रूप में देखने की बात करता है। ये मार्क्सवाद जो है ये आर्थिक रूप से सबको बराबर हक देना चाहता है और समाज में भेदभाव को मिटाने की बात करता है।
ये मार्क्सवाद आखिर है क्या? ये एक देवी शक्तियां हैं जो पहले से चली आ रही होती है, लेकिन हम इसकी शुरुआत देखते हैं ये आदिकाल से चलती है। ये पृथ्वी का जब शुरुआत हुआ था तो आदम मानव आए थे। जब ये आदम मानव का आगमन हुआ था तो आदम मानव हर रूप से स्वतंत्र रहते थे। उनको खाना पीना जो खाना होता था जंगलों से वो ले आते थे। उनको जब जो पहनना होता वो पहनते, जहाँ उनको रहना होता रहते, जिससे जो अपने इशारों के माध्यम से बात करना होता वो बात करते, वो इशारों के माध्यम से वो अपनी बातों को, अपने संकेतों को दर्शाते। लेकिन धीरे धीरे जब यही चीज़ें आगे बढ़ती चली गई तब क्या हुआ कि किसी एक क्षेत्र में यदि मान लीजिए 6 वृक्ष हैं तो उसमें से अचानक एक व्यक्ति एक दिन देख के बोल देता है कि ये सारे वृक्ष मेरे हैं। यदि बाकी 5 को ये बात कह दिया जाता है कि ये 6 वृक्ष हैं, ये मेरे हैं, इसमें जो फल लगेंगे ये सारे मेरे होंगे। यदि तुम लोगों को खाना होगा तो तुम लोग मेरे से पूछना और उसके बाद मैं इसे खाने के लिए तुम्हें दूंगा। ये मार्क्सवाद का विचार उसी समय से शुरू होता है जब उस 5 व्यक्ति इस चीज को मान बैठते हैं कि हाँ ठीक है, जब हमें वो फल खाना होगा तो हम उस पहले व्यक्ति से पूछेंगे और उसके बाद खाएंगे। क्यों उस समय तो कोई जायदाद जमीन पे लिखवाने व संपत्ति का अधिकार तो किसी एक विशेष व्यक्ति पर तो था नहीं, वो तो सर्व जनों के लिए था। कोई एक व्यक्ति का तो अपना लिखित रूप में कोई जमीन तो रहता नहीं था। लेकिन क्या वजह था? उस 5 व्यक्ति ने उस एक व्यक्ति को इतना हक दे दिया कि ठीक है, यदि मैं फल खाऊंगा तो मैं तुमसे पूछ के खाऊंगा। इसी का उसने फायदा लेने लग गया। धीरे धीरे वो उस 5 के नज़र में वो बड़ा बनता चला गया और वही आगे चल के एक व्यक्ति जब बाकी लोगों से ऊंचा तबके में चले जाता है, अधिकार के स्वरूप वो ऊंचे तबके में जाने लगता है, वो समाज में क्या करता है, कोशिश करता है वो बाकी लोग से ऊपर उठता चला जाए। जैसे जैसे वो ऊपर उठता चला जाएगा उसी तरीके से निचले वर्ग के लोग वो और नीचे ही गिरते चले जाएंगे। उसमें से जैसे ये आगे चल के राजा का जब अस्तित्व की बात आती है तो राजा का अस्तित्व में क्या होता है, राजा अपने प्रजा के हितों की तो सोचता है, लेकिन वो अपने राजत्व में 4 सामंत और खड़े कर देता है और वो 4 सामंत को खड़े कर कर वो अपना जगह का निर्धारित कर देता है कि अपने 4 सामंतों को दे के कि ये स्थान तुम संभालोगे, ये जगह तुम संभालोगे, उस जगह का तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है। आखिर ऐसे ही करके राजा क्या करता है, उन सामंतों को कर विधि स्वरूप को समझा देता है। वही सामंत आगे चल के क्या करते हैं, प्रजाजनों से कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई सामंत प्रजा से 5 रुपया का कर लेता है तो वो 2 रुपया खुद अपने जेब में भर लेता है और 3 रुपया वो राजा को दे देता है, जिसके स्वरूप वो 5 रुपया का कर तो वसूली करता है, लेकिन वो सर्वहारा वर्ग का दुख को नहीं समझ पाता है, वो उसकी मेहनत को नहीं जान पाता है। लेकिन जिससे राजा अपना सीमा जो है वो कभी घटते हुए नहीं देखता है, उसके सामंत सब समय उसके जगह को कभी घटने नहीं देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि सामंत, ये कर विधि जो है वो सामंतों को और मजबूत करती चली जाती है, एक राजा को और मजबूत करती चली जाती है और एक जन सामान्य के लोगों के लिए राजा जो है वो और बड़ा बनता जाता है, प्रजा जो है और छोटा का छोटा ही रह जाता है। उसी रूप में राजा जब किसी एक प्रजा के लिए कोई हित का कार्य करता है तो कोई ये विशेष कार्य नहीं करता है, वो हालांकि वो अपने ही लोगों के लिए कार्य कर रहा होता है। जब शुरुआत आदि समय की बात की जाए तो एक राजा और एक व्यक्ति दोनों बराबर रूप में रहते थे, लेकिन आज के समय में ये बराबर रूप नहीं रह गया है। ये एक सरकार और एक जनता का रूप ले लिया है, ये एक सत्ता एक प्रजा का रूप ले लिया है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गया है जो राजतंत्र से बदल के आज लोकतंत्र। मार्क्सवाद आखिर में 2 व्यक्तियों को अगर हम ले ले समाज के हक में, तो सबसे प्रथम भारतीय एक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जिनका नाम महात्मा गांधी जी है, उनको ले लेते हैं, और वही दूसरी तरफ पाश्चात्य दार्शनिक में हम लोग कार्ल मार्क्स को ले लेते हैं। दोनों में क्या अंतर है? आखिर दोनों ने जनता के लिए बात किया है,
आखिर दोनों का मूल केंद्र बिंदु मजदूर रहा है। आखिर दोनों गरीब तबकों की हित की बात करते हैं। आखिर वो दोनों समाज की हित की बात करते हैं। आखिर दोनों सर्वहारा वर्ग की हित की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोगों को यदि समझना है दोनों का अंतर, तो हम ये चीज देख सकते हैं कि यदि कार्ल मार्क्स को उठा लें तो कार्ल मार्क्स ने मजदूर किसी भी तबके का हो व किसी भी दार्शनिक का केंद्र बिंदु क्यों ना बन जाए, लेकिन मजदूर आखिर मजदूर होता है। मजदूर मेहनत के ही इर्द गिर्द रह जाता है। उसी में कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को मेहनत का कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। कार्ल मार्क्स के हिसाब से मजदूर अपना हिंसात्मक स्वरूप के माध्यम से, वो अपना संघर्ष के माध्यम से वो अपना हक पा सकता है। वही महात्मा गांधी भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर उनका मजदूरों का पक्ष अहिंसावादी स्वरूप में था। उनके हिसाब से मजदूरों को अपने हक के लिए अपने आंदोलन करने चाहिए और जनता के बीच अपना स्वरूप रखना चाहिए। वही पाश्चात्य दार्शनिक में कार्ल मार्क्स ने हिंसा स्वरूप अपने अधिकारों का बात किया है। कहा गया है जो संघर्षों का हनन करता हो उसके विरुद्ध खड़े हो, उसके विरुद्ध हिंसा का तुम स्वरूप खड़ा करो। हिंसा का पक्ष लेना अनिवार्य स्वरूप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखेंगे तो मार्क्स ने मानवतावाद को सबसे सर्वोपरि माना है। वो तब माना है जब जनता के बीच दोनों वर्ग बराबर स्वरूप बटे हों। यदि दोनों वर्ग बराबर ना हो तो मानवता, धर्म इत्यादि अन्य चीजें का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक परीक्षा में खड़ा करने से पहले दोनों को समान होना जरूरी हो जाता है। उसी तरीके से मजदूर यदि गरीब तबके का रह जाए, यदि सर्वहारा वर्ग का रह जाए, तो किस प्रकार जन सामान्य में अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, वो किस प्रकार जनता के हितों का कार्य खुद भी कर सकेगा और तथा किसी भी चीज को पाने के लिए उसको समान अधिकार से उसको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। आज के समय में हम ये देख सकते हैं कि किसी भी ऊंचे तबके का व्यक्ति, चाहे वो अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजता हो तो उसके लिए एक अच्छी शिक्षा का प्रबंध करवा देता है। वही यदि हम सर्वहारा वर्ग की बात करें तो वो अपने बच्चों को कभी भी एक अच्छे शिक्षक के पास नहीं पढ़वा पाता है, वो अच्छी जगह वो कोचिंग नहीं दिलवा पाता है, जिसके फलस्वरूप आगे चल के वो परीक्षा में कम नंबर लाया रहता है और तथा समाज में उसको हीन भावना के तौर पर देखा जाता है। इस आधार पर कह दिया जाता है कि वो पढ़ा नहीं होगा, इसीलिए उसके नंबर कम आए। यदि हमें मार्क्स के योगदानों को देखना है तो हमें उनके पुस्तकों को देखना अनिवार्य बन जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टिकोण जो है वो उनके पुस्तक में नजर आती है। उनके कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम, एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में आई थी। दूसरी उनकी पुस्तक है दास कैपिटल। इनका तीसरा पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी रहा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार हृदय परिवर्तन जैसी चीजें हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हृदय परिवर्तन जैसी चीजें अर्थात पत्थर से पानी निकालने बराबर होता है। इसलिए उनके अनुसार संघर्ष जो है वो हक से कमाई जा सकती है, वो किसी के देने से नहीं मिलती है। मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को दो आधार पर बांटा है जो उनके पूरे मार्क्सवादी दृष्टिकोण को दिखाती है। सबसे प्रथम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वही दूसरी तरफ ऐतिहासिक भौतिकवाद। सबसे प्रथम हमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि भौतिकवाद क्या होता है। भौतिकवाद अर्थात जन सामान्य में उसका क्या अस्तित्व है। भौतिकवाद अर्थात हमें ये पता चलता है हीगल द्वारा कि भौतिकवाद अर्थात चेतन स्वरूप, जो कि उन्होंने आध्यात्मिक रूप से इसका वर्णन किया है। वहीं यदि हम लोग कार्ल मार्क्स को ले लें तो भौतिकवाद अर्थात जन सामान्य में व सामाजिक में क्या द्वंद्व खड़ा होता है। किसी भी चीज का एक अच्छा एक बुरा स्वरूप जरूर होता है। किसी भी समाज में एक अमीर या गरीब तबके के लोग दोनों रहते हैं। किसी भी समाज में दिन और रात का समन्वय जरूर रहता है। उसी प्रकार ये दोनों का समन्वय नहीं होने से एक समाज में
विकास क्रम नहीं चल सकता है। ये विकास क्रम में ये दोनों का होना एक अनिवार्य स्वरूप हो जाता है। इसीलिए ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का होना आवश्यक हो जाता है कार्ल मार्क्स के अनुसार, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो हैं वो समाज में दोनों तबके को समझाते हुए किसी एक तबके का पक्ष लेते हुए दूसरे पक्ष की निंदा करते हैं व एक सर्वहारा वर्ग का पक्ष लेते हुए उनका समर्थन करते हैं। वही हम लोग दूसरे तरफ दूसरे मुद्दे पे बात करें तो वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद है क्या? आर्थिक रूप से एक इतिहास को समन्वय करके दिखाना, यही एक ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ऐतिहासिक भौतिकवाद 3 बिंदुओं पर आधारित है। सबसे प्रथम वाद, दूसरा विवाद या प्रतिवाद, तीसरा संवाद। वाद अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवाद 3 बिंदुओं पर आधारित है। सबसे प्रथम वाद, दूसरा प्रतिवाद या विवाद, तीसरा संवाद। वहीं अगर हम लोग वाद की ओर चलें तो वाद अर्थात मौलिक स्वरूप में जो विचार उत्पन्न होती हैं उसे हम लोग वाद कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम लोग प्रतिवाद या विवाद के स्वरूप चलें तो वो मौलिक विचारों का विपरीत रूप को हम लोग प्रतिवाद या विवाद कहते हैं। वही यदि हम लोग संवाद की ओर जाएं तो इन दोनों का निष्कर्ष स्वरूप जो निकल आता है भाई, ये इनका विवाद का जो निष्कर्ष निकल आता है उसको हम लोग संवाद कहते हैं। एक समाज को मानवीय नियम के अनुसार चलना अनिवार्य बन जाता है क्योंकि ये एक विकास क्रम प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो हम इस ऐतिहासिक भौतिकवाद को कैसे समझेंगे? सबसे पहले यदि हम लोग वाद को ले लें तो हमें पहले एक गुठली को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गुठली जो है, या एक पेड़ का बीज को लेना पड़ेगा क्योंकि ये पेड़ का बीज जो है वो पनपता है, जो एक मौलिक विचार के रूप में हम रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वाद या प्रतिवाद को लें तो ये एक पौधे का कार्य करता है जो बीज से बनकर या आगे बढ़कर पनपता है। वही यदि हम लोग संवाद की ओर बढ़ें तो संवाद जो है ये पौधे से बढ़कर एक वृक्ष का रूप ले लेता है जो हमें फल देने का कार्य करता है, और वो फल जब खत्म हो जाता है तो वो घूम फिर के पुनः वो वाद की ओर चल पड़ता है। उसी तरीके से कभी भी एक समाज का विकास क्रम प्रक्रिया जो है ये 3 ही आधार पर चलता है। सबसे प्रथम वाद के हिसाब से चलता है जो एक मौलिक विचार है, जो किसी भी एक व्यक्ति के अंदर शुरुआती स्वरूप अपना खुद का विचार होता है। वही अगर हम लोग वाद की ओर बढ़ें तो कोई भी एक मौलिक विचार का जब विरोध किया जाता है व विपरीत किया होता है। यदि हम लोग विवाद की ओर बढ़ें तो विवाद मौलिक विचारों का विपरीत स्वरूप होता है व विरोध स्वरूप होता है। वही यदि हम लोग संवाद की ओर बढ़ें तो संवाद जो होता है वो विवादों का निष्कर्ष निकालकर प्रस्तुत की जाती है। जैसे कि अभी हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को देखा है, उसी तरीके से अभी हम लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद को देखेंगे। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद को 6 चरणों में बांटा गया है। आखिर वो 6 चरण है क्या, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। सबसे प्रथम चरण जो है वो आदमीय साम्यवाद है। आखिर ये आदमीय साम्यवाद है क्या? आदमीय साम्यवाद, इससे हमें पता चलता है आदि अर्थात पूर्वकालीन, पहले के समय अर्थात जब ये विश्व का शुरुआत हुआ था, ये विश्व, ये पृथ्वी का जब उदय हुआ था, जब इसमें मनुष्य के पास जब सभ्यता नहीं थी, जब मनुष्य एक दूसरे को नहीं जानते थे, जब मनुष्य के पास धर्म नहीं होता था, जब मनुष्य के पास विवेक नहीं होता था, उनके पास न लड़ने के लिए कोई विषय बिंदु रहता था और ना ही मनुष्य अपने अधिकारों की बात कर सकता था, क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता था। मनुष्य स्वतंत्र रूप से समाज में रहता था, उसके पास किसी जगह का निर्धारित स्वरूप नहीं रहता था, व कोई उससे छीन ले इसका उसको डर भी नहीं रहता था, जिससे कि एक मनुष्य धीरे धीरे विकास क्रम के अनुसार कई चीज़ों को सीखता चला गया है। वो सीखते सीखते इतना सीख चुका था
कि वो धीरे धीरे अपने आप को विकासशील पाने लग गया है। वही यदि हम लोग दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण है दास युग। आखिर ये दास युग है क्या? इसके सबसे हम ये पता लगा सकते हैं दास युग से कि दास का यहाँ प्रचलन अधिक चला है। आखिर ये दास, इन्होंने क्या ऐसा कार्य किया है कि इनको दास युग के नाम से ये युग को कह दिया गया। यदि हम दास युग की बात करें तो दास युग में ये प्रचलन होने लग गया कि सबसे पहले यदि हम दूसरे चरण दास युग की बात करें तो दास युग में दास अर्थात वो पनपे कैसे, पहले हम लोग इस चीज को जान लेते हैं। दास अर्थात इससे पता चलता है कि दास प्रथा का उदय इसी से हुआ होगा। हाँ, ये दास प्रथा का उदय इसी युग से हुआ है। सबसे पहले जब मनुष्य के पास सभ्यता नहीं थी, सोच नहीं थी, जब मनुष्य समान रूप से थे, स्वतंत्र रूप से समाज में रहते थे, उसी के तुरंत बाद एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति ऐसे करते 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 अचानक एक व्यक्ति में बुद्धि आ गया। अब एक व्यक्ति में जब बुद्धि का उदय हो जाता है तो वो क्या करता है, वो बाकी लोगों को अपने से भिन्न पाने लगता है। वो जब अपने आप को बाकी लोगों से भिन्न पाने लगता है तो वो केवल अपने अधिकारों की बात करता है, वो केवल अपने हित की बात करता है। और जब वो अपने हित की बात करता है तो वो बाकी लोगों को अपने से अलग कर देता है। और जब वो अपने से बाकी लोगों को अलग करने लग जाता है तो वो दास प्रथा के अंतर्गत चला आता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जने एक साथ हो जाते हैं और वो पहला व्यक्ति जो होता है, जो अपने से बाकी लोगों को भिन्न कर देता है, अलग कर देता है, वो एक अलग हो जाता है और वो एक तरीके का ऊंचे तबके की ओर बढ़ चलता है। वो जब ऊंचे तबके की ओर बढ़ चलता है तो बाकी लोग जो होते हैं वो उससे अलग हो जाता है और वो निम्न की ओर बढ़ने चले जाते हैं। इसी से दास युग का उदय होता है और दास प्रथा का भी यहीं से उदय कहलाता। वही यदि हम तीसरे चरण की ओर बढ़े हैं तो तीसरा चरण सामंतवादी युग है। सामंतवादी युग, इससे हम पता लगा सकते हैं कि सामंतवाद क्या होता है। सामंतवादी अर्थात सामंत, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो के दौरान बताया है कि राजा का अस्तित्व सबसे प्रथम रहा है देवी शक्तियों के बाद। लेकिन जब राजा का अस्तित्व रहा है तो राजा क्या करते थे, अपने प्रजा के बीच में सामंतों को खड़ा कर देते थे, जिससे सामंत लोग प्रजा से कर लेने का कार्य करते थे। उसी से सामंतवाद जो है वो राजा के जैसे अमीर बनते ही चले जाते थे। उसी में राजा और प्रजा के बीच तो पहले भिन्नता थी ही, लेकिन अब सामंत और जन सामान्य के बीच भी एक तालमेल नहीं रह जाता है, एक अंतराल आ जाता है। यह अंतर आने से एक सामंतवाद का घेरा खड़ा हो जाता है, एक सामंतवाद का दीवार खड़ा। सामंतवाद का मूल आधार पूंजी पर था। सामंतवाद का मूल आधार प्रजा से कर वसूलना था। सामंतवाद का मूल आधार सैनिकों का था, क्योंकि सामंतवाद यदि रहते तो कल को यदि राजा को युद्ध लड़ने भी जाना होता था तो उनको सैनिकों की जरूरत पड़ती थी, जो सामंतवाद प्रजाजनों से जुटा कर दिया करते थे। यही सामंतवाद युग में हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम पूंजीवाद युग में बढ़े, तब हमें ये समझना पड़ेगा कि सामंतवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है, क्योंकि ये सामंतवाद के बाद ही पूंजीवाद का आगमन होता है। हालांकि ये पूंजीवाद सामंतवाद का ही देन है, क्योंकि जब राजतंत्र ये खत्म होने के कगार पे आ चुका था तो ये सामंत ही आगे चल के ये पूंजीवादी रूप ले लिए थे। क्योंकि ये जब पूंजीवादी रूप ले लिए थे तो ये उस समय में राजा की भांति एक अमीर व्यक्ति कहलाते थे और जन सामान्य के बीच अंतराल आने से एक सामंत और प्रजाजनों के बीच एक अंतर आ जाता है। वही सामंतवादी व्यक्ति जो होते हैं वो आगे चल के पूंजीवादी व्यक्ति बनते हैं, एक अमीर व्यक्ति बनते हैं, एक सामंतवादी व्यक्ति बन जाते हैं। और वही जो प्रजाजन रह जाते हैं वो एक सर्वहारा वर्ग की ओर मोड़ ले लेता है, वो एक गरीब की ओर मोड़ ले लेता है, वो एक प्रभुता की ओर मोड़ ले लेता है।
वो एक वंचित समाज बन के रह जाता है, क्योंकि पूंजीवादी एक अपने आप को अमीर वर्ग की ओर देखता है और वही सर्वहारा वर्ग जो है वो अपने आप को गरीब वर्ग की ओर देखता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना पूंजीवाद क्या है, अभी हम बढ़ते हैं समाजवाद की ओर। आखिर ये समाजवाद है क्या? कई मायने में देखा जाता है तो ये 6 चरण के बजाय 5 चरणों में भी विभाजित किया जाता है, लेकिन 5 चरण यदि जब कहलाया जाता है तो ये समाजवाद का उल्लेख नहीं होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद को 6 चरणों में बांटा गया है, तो 6 चरणों में ये 5वां चरण है जिसको हम समाजवाद भी कहते हैं। समाजवाद अर्थात हमें ये पता है समाज से, समाज अर्थात हमें सारे व्यक्ति, सारे जनों, सारे वर्गों को साथ लेके चलने की बात करता है। इसीलिए सबका साथ सबका विकास का बात कहा जाता है। सबका साथ सबका विकास में केवल एक ही तबके को लेके नहीं, वरन सारे जाति, सारे समुदाय, सारे धर्म, सारे लोगों को निरपक्षता के साथ लेके चलना होता है, जिसमें खाने के लिए मिड डे मील, अन्नपूर्णा, राशन कार्ड का प्रबंध कराया जाता है। उसी प्रकार घर हेतु मकान दिया जाता है, आवास योजना भी लाया जाता है। उसी तरीके से सरकार जनहित के लिए कई ऐसे कार्य करती हैं जो जन सामान्य को बराबर रखने का काम करता है। इसी में समाजवाद का उल्लेख जन सामान्य के हितों के लिए होता है, जिस पे समाज के लोगों का समान अधिकार। समाजवाद में समाज अर्थात समाज के संसाधनों का बात किया जाता है, एक राज्य, एक राष्ट्र का संसाधनों का बात किया जाता है, जिसमें एक मानवता का अधिकार मूल रूप से होता है। इसीलिए मानव को मूल अधिकार के रूप में भी माना जाता है व मानवता का मूल अधिकार एक संविधान मानव समाज को देता है। इसी से अगर हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम 6ठे चरण की ओर रुख करेंगे। 6ठा चरण साम्यवाद का है। साम्यवाद को लेके कई आलोचनाएं हुई हैं। इस चरण को लेके कई आलोचनाएं हुई। उस आलोचनाओं में ये युग आलोचना योग्य ही था। ये 6ठा चरण साम्यवाद का चरण बड़ा आलोचना युग रहा है, क्योंकि इस युग में शिक्षित वर्ग के लोग समाज में कई अधिक रूप में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जन सामान्य लोगों को जब उनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है व वर्गों के आधार पर बांट दिया जाता है, तो जन सामान्य समाज, राज्य और राष्ट्र के संसाधनों को अहित करने का सोच लेते हैं। उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी। आज जन सामान्य के अधिकार की बात करनी चाहिए, लेकिन यदि समाज को यदि बेरोजगारी प्राप्त होता है तो वो संसाधनों का कभी हित नहीं सोचेगा, वो अहितों की ही बात करता है। उसी तरीके से आदिमवाद जो था वो अशिक्षित और स्वतंत्र रूप से जन सामान्य के बीच था। उसमें एक अशिक्षित वर्ग का समन्वय हमें देखने को मिलता था, लेकिन लोग इतने शिक्षित न थे कि समाज का चीज़ों का उल्लंघन कर सकें या समाज की चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन यदि हम साम्यवाद की ओर दृष्टि डालें तो ऐसा भी नौबत कल को चल के आने वाला है, जब जन सामान्य अपने अधिकारों को जब नहीं ले पाएगा तब वो समाज में अहितों का ही केवल सोचेगा। यही मार्क्सवादी दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स का मुख्य उद्देश्य था कि एक व्यक्ति समाज में रहते हुए कहाँ से उसका उदय हुआ है और कहाँ उसका पतन होने वाला है, व कब एक राज सत्ता से ये शुरुआत चलती आ रही है और आज चल के किस तरीके से एक मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, ये उनका मूल उद्देश्य था और ये इसी चीज पे प्रकाश डालते हैं। इसी से मैं अपने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को यहाँ समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तथा मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। धन्यवाद।